Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 29th December 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Omicron variant of coronavirus, and it is being said that it may end the pandemic itself. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially from health segment. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए ब्रीफली समझ लेते हैं कि कोरोना वायरस का कोई भी वेरिएंट हमारी बॉडी को कैसे इन्फेक्ट करता है। तो कोरोना वायरस का इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसके सबसे ऊपर इस तरह के स्पाइक प्रोटीन होते हैं, उसके इस बॉडी मेम्ब्रेन सरफेस पे स्पाइक प्रोटीन होते हैं जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंटर कर जाते हैं, और फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंटर करने के बाद जो हमारे लंग्स के ऊपर, लंग्स का ये इस तरह का सेल मेम्ब्रेन होता है, उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह के रिसेप्टर्स लगे होते हैं। उन रिसेप्टर्स की मदद से वो जा कर के उन रिसेप्टर्स पे चिपक जाता है और फिर उसके बाद वो हमारे सेल के अंदर घुस जाता है और फिर सेल के अंदर वो हमारे सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है, एंड दैट अल्टीमेटली कैन किल अस। तो एज ए सेड, सरफेस ऑफ आवर लंग्स हैव रिसेप्टर्स, ये इस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं टू विच द कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन, कोरोना वायरस का इस तरह का जो स्पाइक प्रोटीन होता है उससे जाकर के अटैच कर जाता है और फिर उसके बाद वो बॉडी के सेल के अंदर इंटर कर जाता है और बाद में वो बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसके कारण कुछ केसेस में लोगों की डेथ भी होने लगती है। कुछ लोग खुद ही रिकवर कर जाते हैं फ्रॉम कोविड इन्फेक्शन। तो हाउ सम पीपल रिकवर ऑन देयर ओन फ्रॉम कोविड इन्फेक्शन, वो भी ज़रा देखते हैं। ये है मान लीजिए कोरोना वायरस, और ये मान लीजिए कोई एक ऐसा इंसान है जो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो रहा है। तो जब भी हमारी बॉडी इस तरह के किसी भी फॉरेन मटेरियल के कांटेक्ट में आती है, जिसको हम लोग कहते हैं एंटीजन, ऐसी एंटीजन जिसके ऊपर इस तरह का कुछ स्पाइक प्रोटीन है, तो जब भी हमारी बॉडी इस तरह के कुछ फॉरेन मटेरियल के कांटेक्ट में आती है तो हमारी बॉडी एक तरह की प्रोटेक्टिव एलिमेंट प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है एंटीबॉडीज़। ये तो आप जानते ही हैं। तो व्हेन कोरोना वायरस विल कम इनटू आवर क्लोज कॉन्टैक्ट, देन आवर बॉडी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ प्रोटेक्टिव एंटिटी या एलिमेंट जिसको हम लोग कहते हैं एंटीबॉडीज, इस तरीके की। और ये एंटीबॉडी जो होती है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द स्पाइक्स ऑफ द कोविड। एक बार जब हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गई तो फिर ये स्पाइक्स ऑफ कोविड हमारे लंग्स के रिसेप्टर के ऊपर चिपक नहीं सकते और फिर वहाँ से वो हमारे बॉडी सेल्स के अंदर इंटर नहीं कर पाएंगे। होता कैसा है देखिए, ये एंटीबॉडीज कुछ इस तरीके के होते हैं। तो कैसे एंटीबॉडीज़ काम करते हैं, कैसे ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें फ्रॉम स्पाइक्स ऑफ कोविड, वो भी ज़रा देखिए। ये एंटीबॉडी कुछ इस तरीके का होता है, इसके ऊपर इस तरीके का कुछ एक स्ट्रक्चर होता है जो इस कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के ऊपर चिपक जाएगा और इसको वो ब्लंट कर देगा। इट विल नॉट अलाउ दिस स्पाइक प्रोटीन टू सिट हियर। देखिए कैसे ये है, अभी ये स्पाइक प्रोटीन जब तक हमारे रिसेप्टर के ऊपर बैठेगा नहीं हमारे लंग्स के, तब तक ये हमारी बॉडी के सेल के अंदर घुस नहीं सकता। लेकिन अगर स्पाइक प्रोटीन के ऊपर इस तरीके की एंटीबॉडी चिपक जाए, होता क्या है कि कोरोना वायरस हमारे बॉडी के अंदर इंटर होते ही हमारी बॉडी इस तरह की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, वो जा कर के इस तरह के स्पाइक प्रोटीन के ऊपर चिपक जाते हैं और स्पाइक प्रोटीन के ऊपर चिपकने से कैसा होगा कि स्पाइक प्रोटीन ब्लंट हो जाता है, और एक बार जब स्पाइक प्रोटीन ब्लंट हो गया तो फिर वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर नहीं कर पाएगा थ्रू दिस रिसेप्टर सेल्स। तो मुद्दा ये है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो गए अगेंस्ट दीज एंटीजेंस हैविंग स्पाइक प्रोटीन, तो फिर हम इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अब करंट मुद्दे पे आते हैं। आप सबको पता है कि एक नया वेरिएंट जो है कोविड का, वो पूरे दुनिया में अलग अलग जगहों पे काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, और वो है ओमिक्रॉन वेरिएंट। ओमिक्रॉन वेरिएंट साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग जगहों पे फैल रहा है। अलग अलग तरह के वेरिएंट्स का अलग अलग टेक्निकल नाम है। इसे ओमिक्रॉन वेरिएंट का टेक्निकल नाम है B.1.1.529। वैसे ही डेल्टा वेरिएंट का टेक्निकल नाम है B.1.617। अब एक नई स्टडी निकल के आ रही है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट फैला था, तो वहाँ से एक नई स्टडी निकल के आ रही है। जिन जिन लोगों को ये ओमिक्रॉन वेरिएंट इन्फेक्शन हुआ
और एक बार वो रिकवर कर गए, मतलब इन तमाम लोगों के अंदर इस तरह की एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई। अब जो लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्टेड हुए और जिनके बॉडी के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप हुई, उस एंटीबॉडी को स्टडी करने समय ये पता चला है कि वो एंटीबॉडी ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ तो इफ़ेक्टिव है ही है, वो एंटीबॉडी डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी इफ़ेक्टिव है। तो मान लीजिए कि ये एक वुमेन है, ये गर्ल है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्ट होती है। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्ट होने के कारण इसके बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगे वो उसको ओमिक्रॉन वेरिएंट से तो बचा ही रहे हैं, साथ ही साथ ये एंटीबॉडी जो है वो डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी इफेक्टिव है। जो इसके अंदर की एंटीबॉडी डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू ओमिक्रॉन वेरिएंट, वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से इसको 14 टाइम्स बचाती है, जबकि वही एंटीबॉडी इसको डेल्टा वेरिएंट से कम 4 टाइम्स बचाती है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो भी इनिशियल उसके हमें अभी तक जो डाटा मिले हैं उससे यही पता चलता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से ज़्यादातर लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन हो रहा है, कोई मेजर इलनेस नहीं हो रही है, फैटिलिटी कम हो रही है बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट से जो लोग भी इन्फेक्ट होंगे उम्मीद है कि उसको माइल्ड इन्फेक्शन होगा, साथ ही साथ उसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाएंगे और वो एंटीबॉडीज़ डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 4 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इस कारण से ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट होना माइट बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और हो सकता है कि जिस तरीके से, चूंकि ओमिक्रॉन का R0 फैक्टर यानी कि जिस रेट से यह फैलता है वो फैक्टर काफ़ी तेज है, तो जिस रेट से ओमिक्रॉन फैल रहा है धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल ही जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और एक बार ओमिक्रॉन जब पूरी दुनिया में फैल जाएगा तो फिर लोगों के बॉडी के अंदर जो अभी का जो डोमिनेंट वेरिएंट है कोरोना वायरस का, डेल्टा वेरिएंट, उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी और इससे धीरे धीरे अपने आप पैंडेमिक ख़त्म हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैंने वही बातें बताई हैं जो इस आर्टिकल में लिखा हुआ था। मैं कहीं से भी आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप ओमिक्रॉन वेरिएंट से जाकर के इन्फेक्ट हो जाएं और उसके बाद आप डेल्टा से भी पूरी तरह से बच जाएंगे, ऐसा कुछ भी मैं सजेस्ट नहीं कर रहा। आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट दिस स्टडी और दिस आर्टिकल इज सेइंग। हमें पूरी एहतियात बरतनी है, हमें कोशिश करनी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से जितना बच सके उतना हमें बचना है। द नेक्स्ट आर्टिकल is taken from international segment. It is about Desmond Tutu who died recently at the age of 90 years. तो this article is important from our syllabus paper to world history point of view. तो क्या है न्यूज़ में, कौन है डेस्मंड टूटू, उनके बारे में ज़रा समझते हैं। डेस्मंड टूटू वॉज अ साउथ अफ्रीकन क्लेरिक। तो आप समझिए आर्क बिशॉप या क्लेरिक हैं, चर्च के पादरी जिनको कहते हैं। एंड ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1984 फॉर हिज रोल इन अपोजिशन टू अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के अंदर आपको पता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की हिस्ट्री रही है और रंग भेद के कारण साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत सारे इस तरह के इवेंट्स हुए हैं टिल 1990। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए एक मूवमेंट चलाने के लिए डेस्मंड टूटू जाने जाते हैं और इनको इस कारण से 1984 में नोबेल प्राइज़ फॉर पीस भी दिया गया था। एपार्थीड, अपार्थीड क्या है? ये अपार्थीड इज़ लिटरली डिराइव्ड फ्रॉम दिस वर्ड अपार्ट। अपार्ट मतलब सेग्रीगेट करना, दो तरह के कम्युनिटी के लोगों को सेग्रीगेट करना, डिस्क्रिमिनेशन करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस इज़ नोन एज एपार्थीड पॉलिसी। एंड साउथ अफ्रीका इज़ नोन फॉर इट्स एपार्थीड पॉलिसी फ्रॉम 1948 टू 1990s। साउथ अफ्रीका के अंदर डेस्मंड टूटू इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी अलॉन्ग विथ नेल्सन मंडेला, जिन्होंने एंटी अपार्थाइड मूवमेंट चलाया और अल्टीमेटली 1990s में जाकर के अपार्थाइड जो प्रैक्टिसेस थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी, वो ख़त्म हुई। अगर डेस्मंड टूटू को देखा जाए तो डेस्मंड टूटू ने एक कॉन्सेप्ट दिया था साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका की नेशनलिटी के लिए कॉन्सेप्ट दिया था, वो नाम था द रेनबो नेशन। रेनबो नेशन मतलब अलग अलग रंग के लोग, अलग अलग रेस के लोग एक साथ मिल करके खुशी खुशी रहें, ये कॉन्सेप्ट दिया था अबाउट द नेशनलिटी ऑफ साउथ अफ्रीका। डेस्मंड टूटू ने इस नेशनलिटी को कहा जाता है रेनबो नेशन। अगर एपार्थीड को हम देखें साउथ अफ्रीका के अंदर, इसकी हिस्ट्री पढ़ें, तो जैसा कि मैंने आपको कहा एपार्थीड लिटरली मीन्स सेपरेटेडनेस, और वहाँ पे ब्लैक और वाइट लोगों के बीच में देयर वाज अ कंप्लीट सेपरेशन और आइसोलेशन।
black people were excluded from political, social or economic scenario of the country, and apartheid was a kind of institutionalized practice that was very much dominant from 1948 to 1990s. वहाँ पे साउथ अफ्रीका में एक सिस्टम फॉलो होता था बास्काप. बास्काप का सरल सा मतलब है वाइट सुप्रीमेसी. ब्लैक लोगों को सेग्रीगेट किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, और जो प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी उसका नाम था बास्काप, वाइट सुप्रीमेसी. आप देख सकते हैं जैसे अलग अलग पब्लिक प्लेसेस पे इस तरह के चेयर टेबल्स जब बनाए गए थे, लिख दिया जाता था फॉर वाइट्स ओनली. ब्लैक लोगों के लिए अलग से रेलवे स्टेशन, अलग से रोड जो लो क्वालिटी के होते थे, जैसे आप देखिए सब अर्बन स्टेशन फॉर नॉन वाइट्स. तो मुद्दा यह है कि नॉन वाइट्स वे आर नॉट अलाउड टू यूज पब्लिक स्पेसिफिक, not allowed to use specific public places that were reserved for white people only. तो black rights were suppressed. जैसे देखिए मैंने ये आर्टिकल क्यों कवर कर रहा हूँ, आपको पता होगा एपीएससी में तो जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में पूछ लिया था प्रीलिम्स में, हो सकता है डेसमंड टूटू के बारे में पूछ ले आने वाले टाइम में, हो सकता है मेंस में वो लोग पूछ लें. यूपीएससी के सिलेबस में वैसे भी वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो इस कारण से आपको ये साउथ अफ्रीका के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, एपार्थाइड की जो भी हिस्ट्री है उसको जानना चाहिए. तो साउथ अफ्रीका के अंदर अभी तक तो हमने देखा कि देयर हैज़ बिन अ प्रैक्टिस ऑफ एपार्थाइड फॉर अबाउट 5 डिकेड्स फ्रॉम 1940s टू 1990s. वहाँ पे ब्लैक लोगों के राइट्स को सप्रेस किया जाता था, जैसे कि पॉलिटिकल राइट्स को सप्रेस किया जाता था. ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू वोट और पार्टिसिपेट इन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल प्रोसेसेस. इवन ब्लैक लोगों का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था गवर्नमेंट में. सरकार पूरी तरह से वाइट लोग चलाते थे, ब्लैक लोगों का वहाँ पे कोई भी सरकार के अंदर से नहीं था. सोशल सप्रेशन था. ब्लैक पीपल वेर डिप्राइव्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ राइट्स. फॉर ब्लैक लोगों को तो एक पर्टिकुलर एरिया में फिक्स कर दिया गया था, लोकेट कर दिया गया था कि भाई तुम इसी एरिया में रहोगे, ये तुम्हारा रोड है, ये रेलवेज है, इससे बाहर तुम निकलोगे नहीं. तो ब्लैक पीपल वेयर सेग्रीगेटेड इन ए वेरी स्मॉल लोकेशन. दे वेर गिवन स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड नोन एज होम लैंड, जहाँ पे उनको रहना होता था. देयर वॉज ए लॉट ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज बिटवीन वाइट एंड ब्लैक पीपल. For example, white people were involved in top jobs, whereas blacks were involved in menial jobs like laborers या housemaids etc. Black people were deprived of economic resources and they were made to work for long hours on low wages. अगर कल्चरल देखा जाए, कल्चरल इंटरेक्शन देखा जाए तो उसमें भी पूरी तरह से सेग्रीगेशन था वाइट और ब्लैक लोगों के बीच में. इंटर रेशियल मैरिजेज वेर प्रोहिबिटेड अंडर मैरिज एक्ट. आपको पता होगा महात्मा गांधी के बारे में भी आपने एक कहानी सुनी होगी कि महात्मा गांधी को ट्रेन से उतार दिया गया था ये कह करके कि दिस ट्रेन इज़ रिजर्व्ड ओनली फॉर वाइट पीपल. उसके बाद महात्मा गांधी ने मूवमेंट शुरू किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट साउथ अफ्रीका के अंदर. बाद में वही वो कॉन्सेप्ट इंडिया लेकर के आए. तो साउथ अफ्रीका के अंदर आपने एपार्थाइड की कहानी तो सुनी रखी है. महात्मा गांधी में भी आपने, महात्मा गांधी के बारे में जब आप पढ़ते हैं तब भी आप देखते ही हैं वो एपार्थाइड प्रैक्टिसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए इन लेटर फेज 1940s के बाद से. धीरे धीरे एपार्थाइड कैसे ख़त्म हुआ साउथ अफ्रीका के अंदर वो भी ज़रा देखते हैं. देखिए जैसे इंडिया के अंदर अर्ली जो नेशनल मूवमेंट था डेट वाज मोर ऑफ ए रिवॉल्यूशनरी टाइप, वैसे ही साउथ अफ्रीका के अंदर एंटी एपार्थाइड मूवमेंट स्टार्टिंग फेज में इट वाज मोर ऑफ ए रिवॉल्यूशनरी टाइप. मोर इट यूटिलाइज्ड मोर एंड मोर वायलेंट मीन्स, जैसे कि बॉम्बिंग या शूटिंग ऑफ द वाइट ऑफिशियल्स. लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे जब नेल्सन मंडेला आए, उन्होंने लीडरशिप संभाली एंटी अपार्थाइड मूवमेंट की. तो नेल्सन मंडेला वाज हाईली इंस्पायर्ड बाय द गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया. तो जिस तरीके से इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा गया गांधी जी के लीडरशिप में, उससे नेल्सन मंडेला इंस्पायर्ड थे और उन्होंने गांधी जी के नॉन वायलेंट मेथड जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इस्तेमाल किया. तो ही वाज कम्प्लीटली ह्यूज सपोर्टर ऑफ द नॉन वायलेंट अप्रोच टेकन बाय महात्मा गांधी, और उसी आइडियाज़ को उन्होंने अप्लाई किया. 27 साल तक खुद भी जेल में रहे नेल्सन मंडेला. उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट की, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाइन पे, जिस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस है इंडियन नेशनल मूवमेंट में इंडिया को पीसफुल तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से इंडियन इंडिपेंडेंस की तरफ लीड किया, वैसे ही इंडियन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फॉट फॉर एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. इट वाज सपोर्टेड बाय नेल्सन मंडेला. और थोड़े बहुत इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस भी थे ऑफ कोर्स. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया था विच आस्क्ड साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट टू इमीडिएटली एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन,
नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट उस टाइम में चल रहा था अगेंस्ट कोल्ड वॉर, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के तमाम कंट्रीज़ ने साउथ अफ्रीका को कहा था, प्रेशराइज किया था टू एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और एपार्थाइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेसमंड टूटू एंड नेल्सन मंडेला, द टू टावरिंग पर्सनालिटीज़ ऑफ एंटी अपार्थाइड मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला की डेथ तो पहले ही हो चुकी थी, अब डेसमंड टूटू की डेथ हुई है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about 5G technology and this topic is important from our syllabus paper 3 Science and Technology point of view. देखिए ये न्यूज़ में इसलिए है 5G टेक्नोलॉजी क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि 2022 में इंडिया के कुछ कुछ शहरों में जैसे कि बेंगलोर, पुणे, दिल्ली, वहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी को रोल आउट किया जाएगा। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ चीज़ें समझते हैं। क्या है 5G टेक्नोलॉजी, 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी? तो जैसा कि नाम से आप समझ रहे हैं, it will be a fast method of communication, it will be faster as compared to the 4G technology. फास्टर का मतलब है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हम सेंड कर पाएंगे। जो भी हम 4G टेक्नोलॉजी का जो रेट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र है उसमें उसकी तुलना में 5G टेक्नोलॉजी का जो डाटा ट्रांसफ़र होगा वो एक्सपेक्टेड है कि 100 टाइम्स लार्जर होगा। एंड विद दिस वी कैन एक्सपेक्ट कि देयर विल बी सिग्निफिकेंट चेंज टू आवर लाइफ स्टाइल एंड द वे वी वर्क एंड कम्युनिकेट। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 4G एंड 5G? अगर टेक्निकल डिफरेंस देखा जाए तो देखिए 5G की जो फ्रीक्वेंसी होगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, वो 28 गीगाहर्ट्ज की होगी, विच इज़ मच हाइयर एज कम्पेयर टू 4G की रेडियो फ्रीक्वेंसी दैट इज ओनली 700 मेगाहर्ट्ज टू 2500 मेगाहर्ट्ज। और ये गीगाहर्ट्ज में ध्यान दीजिए, ये 28 गीगाहर्ट्ज है, जबकि ये बस 700 से लेकर के 2500 मेगाहर्ट्ज तक है। और इस कारण से होगा क्या कि लेटेंसी मतलब डिले इन ट्रांसफ़र ऑफ डाटा विल बी वेरी लेस। अगर 4G में लेटेंसी है 20 से 30 मिली सेकेंड का, तो 5G में लेटेंसी है 10 मिली सेकेंड से भी कम। इसमें बैंड विड्थ विल बी हाइयर दैन 1 Gbps 5G में। तो मुद्दा यह है कि 4G की तुलना में 5G लगभग 100 गुना ज़्यादा फास्टर हो सकता है। 4G में आपने देखा एवरेज स्पीड इज 25 Mbps, यहाँ पे एवरेज स्पीड विल बी 200 to 400 Mbps। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 5G विल चेंज द वे ऑफ आवर लाइफ, द वे वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर, द वे वी कंडक्ट आवर बिजनेसेस। इट विल हैव लो लेटेंसी, लेटेंसी मतलब डाटा काफ़ी तेज़ तरीके से ट्रांसफ़र होगा, वेरी हाई कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ डाटा, वेरी हाई डाटा रेट, मोबिलिटी, मास नंबर ऑफ डिवाइसेस, मैसिव नंबर ऑफ डिवाइसेस कैन बी इंटरकनेक्टेड इन वन गो। तो ये सब फ़ायदे होंगे 5G के। क्या तो ओवरऑल 5G से क्या क्या फ़ायदे हम आने वाले टाइम में उम्मीद कर सकते हैं वो भी ज़रा देखते हैं। 5G विल बी वेरी मच हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इक्विपमेंट्स इन आवर कंट्री। देखिए आपको पता है पूरी दुनिया भर में माना जाता है कि आज तक 4 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विटनेस किया गया है। जो पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था 1760 से लेकर के 1840 तक, दैट वाज स्टीम इंजन का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि राइज ऑफ ए ट्रांसफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी दैट चेंजेस द वे वी वर्क, द वे वी इंटरैक्ट और द वे वी कंडक्ट आवर बिजनेसेस। तो पहली जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थी, स्टीम इंजन बेस्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थी, दैट वाज कुड बी सीन फ्रॉम 1760 टू 1840। दूसरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1830 टू 1915, दैट वाज मोस्टली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक बेस्ड इक्विपमेंट्स। तीसरी जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है 1970 टू 2010, दैट इज़ मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड, कंप्यूटर, इंटरनेट, न्यूक्लियर एनर्जी। और आज का जो टाइम है उसको कहा जाता है 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज़ द एज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, स्मार्ट सेंसर्स। तो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का अगर आप कोर देखें तो वो है डाटा ट्रांसफ़र। जितना रफ्तार से, जितना तेज़ी से हम डाटा ट्रांसफ़र कर पाएंगे उतना बेहतर तरीके से हम 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि 5G टेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर और प्री रिक्वायरमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो जैसे ही 5G टेक्नोलॉजी हमारे देश के अंदर रोल आउट होती है, 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विल पिकअप।
दूसरा ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5G टेक्नोलॉजी में लेटेंसी काफ़ी कम होगा, यानी कि डाटा ट्रांसफ़र का जो रेट होगा वो काफ़ी कम होगा, लैगिंग, दूसरे शब्दों में कहें तो लैग काफ़ी कम होगा। तो उसकी मदद से जो मोबिलिटी है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी। मोबिलिटी देखिए, जैसे कॉन्सेप्ट है ड्राइवरलेस कार्स का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवरलेस कार। अब ड्राइवरलेस कार के लिए ज़रूरी है कि जो रियल टाइम डाटा हो वो काफ़ी तेज से ट्रांसफ़र हो। ड्राइवरलेस कार्स विल बी कनेक्टेड विथ हेल्प ऑफ सैटेलाइट डाटा ट्रांसफ़र। तो अब इस तरह के डाटा ट्रांसफ़र से वो ड्राइवरलेस कार्स चलेंगे। अब डाटा सड़कों पे कौन और सी गाड़ी चल रही है, सारी के सारी गाड़ियाँ जब इस तरीके से वो इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी तभी जाकर के ड्राइवरलेस कार का कॉन्सेप्ट हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो उसमें अगर थोड़ी भी लेटेंसी हुई, लेट हुआ, 2 सेकंड का भी लेट हुआ तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस कारण से 5G टेक्नोलॉजी के अंदर जो लेटेंसी काफ़ी कम है, दैट विल हेल्प अस इन इम्प्रूविंग आवर मोबिलिटी, दैट विल हेल्प अस इन रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ हैविंग सेल्फ ड्राइविंग कार्स, कनेक्टेड व्हीकल्स, better traffic management. All that could be done only when the transfer rate of data is quite high, low latency, which is possible only with 5G technology. उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं स्मार्ट सिटीज़ के लिए जो हमें चाहिए, रियल टाइम वीडियो सर्वेलेंस ऑफ द सिटी, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, कंट्रोल ऑफ क्राइम एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स, क्योंकि देयर विल बी रियल टाइम ट्रांसफर ऑफ डाटा। ऑल सच इज पॉसिबल विथ हेल्प ऑफ 5G टेक्नोलॉजीज़। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ये एक सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में आया था। इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए आपको इस तरीके ये हिंट्स देखना होगा, इसको देख करके आप आराम से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज़ सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about self-employment opportunities in BTC. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो देखिए, हो सकता है कि असम रिलेटेड इस तरह का आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि बीटीसी के अंदर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप करने के लिए क्या कर रही है वहाँ की लोकल अथॉरिटी, या इन जनरल भी मान लीजिए असम APSC मेंस में पूछ लिया जाए कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट करने के लिए क्या किया जा रहा है, तो ये बातें आप लिख सकते हैं। हाल फिलहाल में BTC की जो वहाँ पे रीजनल गवर्नमेंट है, टेरिटोरियल गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए इन ऑर्डर टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अमंग्स द अनएम्प्लॉयड यूथ्स ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। सबसे पहले तो उन्होंने एक बोडोलैंड पिग मिशन चलाया है। द बोडोलैंड पिग मिशन वॉज लॉन्च्ड ऑन 11 September, विच विल एम टू मेक बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन अ पिगरी हब इन द इंटायर कंट्री। दूसरा, उन्होंने टेक्सटाइल मिशन चलाया है। टोटल 380 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें 25,000 परिवारों को टेक्सटाइल सेक्टर में प्रमोट किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो टेक्सटाइल प्रोड्यूस करें और उसकी प्रॉपर मार्केटिंग की जाएगी पूरे इंडिया भर में। एक मशरूम प्रोजेक्ट चलाया गया है, जहाँ पर टारगेट किया जाएगा कि डेली बेसिस पे कम से कम 50,000 किलोग्राम मशरूम उगाया जाए डेली बेसिस पे, जिससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में। अपार्ट फ्रॉम दिस, MOU हैज़ बीन साइंड विथ UNDP फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूथ एम्पावरमेंट एंड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें कम से कम 1 लाख यूथ्स को ट्रेन किया जाएगा इन कमिंग 3 years। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स K-shaped रिकवरी ऑफ एन इकोनॉमी। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, रिकवरी इन विच परफॉर्मेंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी डाइवर्जेस। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अगेन करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ईरान। बाकी सब GCC के मेंबर हैं। Which of the following statements are true? Green hydrogen is mostly environment friendly but its color is green. No, this is wrong. कलर तो देखो कलरलेस होता है वो हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन इज environmental damaging as compared to blue and green hydrogen. This is correct. So the correct answer will be option B. That's all from our side for today. Thanks for watching.